हमारी सोच कैसी होती है, हमारा विचार कैसा होता है, यह किन किन कारकों से प्रभावित होता है। प्रीवियस वीडियो में हम गांधी जी के विचार के बारे में, गांधी जी के विचारों पर किन किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा था, किन किन धर्म से गांधी जी के विचार प्रभावित थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी वीडियो के दूसरे पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर गांधी जी सर्वोदय के बारे में क्या सोचते थे, गांधी जी का सर्वोदय किस प्रकार से समानांतर जो विद्वान थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर अन्य विद्वान थे, उनसे किस तरह से वह अलग था और व्यापक था। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। गांधी जी का सर्वोदय, गांधी जी के सर्वोदय को आप किस प्रकार से देखते हैं और गांधी जी किस प्रकार से सर्वोदय को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए गांधी जी के सर्वोदय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, सर्वोदय में दो शब्द होते हैं, एक होता है सर्व और दूसरा होता है उदय। अर्थात सर्व यहां अपने आप में एक व्यापक अवधारणा लिए हुए है, व्यापक रूप लिए हुए है। सर्व का अर्थ है सभी प्रकार से, सभी प्रकार से, सभी प्रकार से। सर्व किसका? अमीर का भी और गरीब का भी। गांधी जी दोनों की बात करते हैं। गांधी जी केवल अमीर की बात नहीं करते हैं बल्कि गरीब की भी बात करते हैं। और गांधी जी केवल गरीब की बात नहीं करते हैं, अमीर की भी बात करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स केवल गरीब की बात करते थे, अमीर की बात नहीं करते थे। पूंजीवादी व्यवस्था में केवल अमीर की बात होती है, गरीब की बात नहीं होती है। तो गांधी जी इस दोनों व्यवस्था से डिफरेंट थे। स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, दोनों की बात करते हैं गांधी जी। सबल और निर्बल, जो मजबूत है उसके लिए भी और जो कमजोर है उसके लिए भी। तो गांधी जी का सर्व यहां सभी समाज के सभी वर्ग, सभी लिंग, सभी समुदाय से संबंधित है। फिर उदय, अब गांधी जी उदय की बात करते हैं तो इसका भी संबंध उदय, उत्थान या कल्याण के सभी प्रकार से है। केवल एक उत्थान या कल्याण, केवल आर्थिक उत्थान हो जाए ऐसी बात गांधी जी नहीं करते हैं, या केवल सामाजिक उत्थान हो जाए ऐसी बात नहीं करते हैं, राजनीतिक उत्थान हो जाए ऐसी बात नहीं करते हैं। तो गांधी जी किस तरह के उत्थान की बात करते हैं? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी नैतिक उत्थान पर बहुत बल देते हैं। क्या है नैतिक उत्थान? क्या है यह सामाजिक उत्थान? क्या है यह आर्थिक उत्थान? क्या है यह सांस्कृतिक उत्थान? किस तरह के आर्थिक दर्शन का प्रयोग गांधी जी करते हैं? क्या वह दर्शन वर्तमान में प्रासंगिक है? क्या उस दर्शन की झलक हमें भारत सरकार की नीतियों में दिखती है? क्या वह दर्शन जो है राज्य सरकार की नीतियों में दिखती है? तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियो में। तो सर्व और उदय, सभी का सभी प्रकार से उदय। अब आपके मन में आ रहा होगा गांधी जी अमीर के किस उदय की बात करते हैं और गरीब के किस उदय की बात करते हैं? अमीर तो पैसा वाला होता है, बहुत पैसा होता है उसके पास, अब उसका क्या उदय होना? ऑब्वियस सी बात है, उसके उदय की भी बात करते हैं गांधी जी। किस तरह के उदय की बात? नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और गरीबों के भौतिक उत्थान, अर्थात गरीब के भौतिक उत्थान अगर होंगे तो अमीरों का भी नैतिक उत्थान होना चाहिए, तभी समाज हमारा संतुलित रहेगा, तभी समाज हमारा विकसित होगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा। तो इस प्रकार से गांधी जी का जो यह सर्वोदय है, यह अपने आप में बहुत ही व्यापक है और बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जो समाज के सभी वर्गों के न केवल विकास की बात करते हैं बल्कि सब में संतुलन की भी बात करते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के विकास और इस विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखा हुआ है इस प्रकार, गांधी के दर्शन में सर्वोदय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के जीवन के समक्ष समस्त पक्षों का उत्थान से है। यहां जाति इंपॉर्टेंट है, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, संपत्ति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से एक सर्वव्यापक उत्कृष्ट भावना की को अभिव्यक्त करता है कौन? गांधी जी का यह सर्वोदय। यह अपने आप में एक व्यापक और बहुत ही सर्वोच्च भावना है, जिसमें किसी तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है।
तो क्या कहते हैं गांधी जी, इससे संबंधित आर्थिक पक्ष क्या है, आर्थिक दर्शन क्या है, किस तरह के अर्थव्यवस्था होंगे जहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा, गांधी जी किस तरह के अर्थव्यवस्था के निर्माण के पक्षधर थे, इसको भी हमें जानना चाहिए। क्या इस तरह का अर्थव्यवस्था वर्तमान में इसकी झलक देखने को मिलती है। इस प्रकार सर्वोदय समाज में गांधी जी सभी व्यक्ति के काम करने पर बल देते थे। उसके दो कारण थे, उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित, ऑब्वियस सी बात है, सब काम करेगा तो उनका आर्थिक विकास होगा, और निर्भरता का भाव समाप्त होगा, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और जैसे डिपेंडेंसी समाप्त होगी तो आत्मसम्मान का बोध होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो यह गांधी जी सर्वोदय समाज में काम में सभी व्यक्ति श्रम के रूप में सबके श्रम बराबर हो, इसके लिए गांधी जी कहते हैं नाई और वकील के श्रम की कीमत और महत्व बराबर है, जो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल, थोड़ा सा नहीं कंप्लीट इम्प्रैक्टिकल है। नाई और वकील के श्रम की कीमत और महत्व बराबर हो, दोनों समाज के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर अभी आप देखोगे नाई में भी जो है, जो नाई बार्बर्स के काम करते हैं उसमें भी बड़े बड़े और पार्लर्स आप देखोगे, थाउजेंड में किसी वकील से, अगर कोई वकील है तो वकील देखेंगे उसकी संख्या अधिक है तो बेचारे को केस मिलता होगा नहीं मिलता होगा, और बड़े बड़े पार्लर्स में जो है वहां लाइन लगे रहते हैं। तो गांधी के इस दर्शन में यहां पे इसकी प्रासंगिकता दिख रही है। तो नाई और वकील श्रम की कीमत और महत्व दोनों बराबर है, यहां पे श्रम की कीमत बराबर नहीं बल्कि कीमत अधिक दिख रही है मुझे। इरफान हबीब की कीमत तो लाखों में होती है। तो गांधी जी के आर्थिक पक्ष का कुछ यह कंसर्न था। फिर आइए देखते हैं गांधी जी आर्थिक पक्ष में, अगर धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति के पास अतिरिक्त पैसा है, तो गांधी जी इस संदर्भ में गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी इस संदर्भ में ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट देते हैं। आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए गांधी जी यह कहते हैं, अगर कोई धनी व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति के केवल उतने ही भाग का उपयोग करे तथा शेष धन गरीबों के धरोहर मानकर उसका उपयोग समाज के हित में करे। अब यह आपको प्रैक्टिकल लग रहा है क्या? धनी व्यक्ति अपने संपत्ति का उतना ही प्रयोग करता है जितना उसकी उसे आवश्यकता होती है, और अतिरिक्त धन का प्रयोग क्या वो समाज के हितों के लिए करता है? ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है। आप देखेंगे, आप न्यूज सुनते होंगे, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उस ट्रस्ट में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उसके द्वारा क्या क्या आता है, फंडिंग क्या आता है, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स के द्वारा एड्स पे या फिर और बच्चों के शिक्षा के लिए फंडिंग करना। यह जो व्यवस्था है उसमें इसकी झलक देखने को मिलती है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसमें गांधी जी और क्या कहते हैं, सब भूमि गोपाल की भावना। अब ये वर्ड ऐसे में आप यूज करेंगे, जब ऐसे लिख रहे होंगे उसमें यह यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, इसको प्रकृति प्रदत्त वर्ड यूज के फॉर्म में आप कह सकते हैं, एयर, वाटर और प्रकाश, लाइट सबके लिए उपलब्ध है, उसी प्रकार भोजन वस्त्र भी क्या होना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब गांधी जी यह कहते हैं, और गांधी जी के सर्वोदय समाज में ऐसी व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था ही हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत किया गया है। गांधी दर्शन, सबके लिए भोजन, सबके लिए वस्त्र, एक डिग्निटी फुल लाइफ, एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना सभी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर उसके मौलिक अधिकार की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसके अगेंस्ट वह क्या कर सकता है, वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के बिहाफ कोई दूसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत रिट डाल सकता है। तो गांधी जी की प्रासंगिकता और गांधी जी का आदर्श हमारे संविधान में भी दिखता है। फिर इसमें और क्या चीजें हैं, अतः धनी व्यक्ति को अपनी अर्जित अतिरिक्त संपत्ति के उपयोग का नैतिक आधार नहीं है, गांधी जी कहते हैं। ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन एक सीमा के बाद, जब ऑब्वियस सी बात है पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ है, और जब पैसा सब कुछ नहीं रहता है, पता चल जाता है, तो उस समय यह संपत्ति का कोई मायने नहीं होता है। तो गांधी जी के ये जो दर्शन थे, ये इस दर्शन की झलक वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलती है। आइए देखते हैं गांधी जी इसमें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और क्या कहते हैं। गांधी जी आर्थिक समानता के सिद्धांत में दो वर्ड, समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रण को स्वीकार करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रण को किस तरह से स्वीकार करते हैं, और किस तरह से, क्या वर्तमान में हमारी व्यवस्था ऐसी है। समाजवाद का जो भावात्मक पक्ष है, जो उसके इंटरनल पॉइंट्स हैं, जो उसके अंतर्निहित बिंदु हैं, सोशलिज्म के और कैपिटलिज्म के, दोनों को स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं?
उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवाद और वितरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए, समाजवाद, और दोनों में समन्वय होनी चाहिए। और वर्तमान समय में हमारे सरकार के, भारत सरकार की जो नीति है उसमें आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसका टेन्योर था 2012 से 17, उसका उद्देश्य था, अप्रोच पेपर ही था, रैपिड कंसिस्टेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ विथ इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र सतत विकास के साथ समावेशी विकास। तीव्र सतत विकास अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन का काम कौन करेगा, पूंजीवाद अर्थात निजी क्षेत्र, और समावेशी विकास अर्थात विकास के वितरण का काम कौन करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार के द्वारा विकास का क्या होगा, वितरण होगा। जैसे छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी बीमा कंपनियां जो कि निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो व्यक्ति बीमा खरीद सकते हैं वह बीमा कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं, और जो व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी, वह उसका भुगतान नहीं कर सकते, तो उसके बदले भारत सरकार उसका भुगतान करती है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड क्या है, यह कुछ यही है। तो यहां पे इस दर्शन की झलक वर्तमान में भारत सरकार की नीति में देखी जा सकती है, और इससे आप जोड़ेंगे जब ऐसे लिख रहे होंगे और गांधी की वर्तमान प्रासंगिकता जैसे टॉपिक पे आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो इसको जोड़ेंगे। फिर तो पूंजीपति के संबंध में गांधी जी का क्या विचार था, गांधी जी अब समझिएगा पूंजीवाद का भी समर्थन थे, समाजवाद का भी, कितना ही गांधी जी का मॉडरेट कंसेप्ट था। और इसलिए गांधी जी तत्कालीन जो विद्वान थे, तत्कालीन जो नेता थे, उससे इनका जो है दर्शन और आइडिया बहुत ही ब्रॉडर था। पूंजीपति के संदर्भ में गांधी जी का क्या सोचना है, गांधी जी पूंजीपति को कहते हैं यह समाज का एसेट है, यह पूंजीपति समाज के एसेट है, क्योंकि यह पूंजी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट का तरीका इसको पता है, और इन्वेस्ट होगा तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तभी तो सबको लाभ मिलेगा। तो इसलिए पूंजीपति का विनाश नहीं होना चाहिए। अगर मार्क्स क्या कहता है, पूंजीपति का विनाश करो, जबरदस्ती सारे संसाधन को छीन लो, अब ये चीजें होंगी तो समाज में कटुता और घृणा और विद्वेष की भावना बढ़ेगी, हिंसा होगी। गांधी जी हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर बल प्रयोग से हिंसा एवं प्रतिहिंसा, गांधी जी का था हिंसा के बाद प्रतिहिंसा, हिंसा के बाद प्रतिहिंसा, और यह प्रतिहिंसा और हिंसा का दौर तभी रुकेगा जब अहिंसा बीच में आएगा। तो गांधी जी अहिंसा के सपोर्टर थे। फिर पूंजीपतियों के बिना से, जो मैंने बोला, समाज एक ऐसे वर्ग को खो देगा जिसमें धन उपार्जन की क्षमता है एवं उत्पादन की विधि को जानता है। पूंजीपति का विनाश नहीं, उसके विकास की बात गांधी जी करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और पूंजीपतियों के अतिरिक्त धन के लिए गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं हृदय परिवर्तन अर्थात सत्याग्रह और असहयोग। अगर कोई पूंजीपति अपने पूंजी का उपयोग समाज के लिए नहीं करता है तो उनके विरुद्ध क्या किया जाए, सत्याग्रह किया जाए, आमरण अनशन, अहिंसा, अहिंसक प्रयोग, ध्यान रखना है। और अगर इस प्रकार से पूंजीपति का हृदय परिवर्तन अगर होता है तो वह क्या होगा, वह अपने सभी पूंजी का जो अतिरिक्त पूंजी है, अतिरिक्त पैसा है, उसका वह समाज सेवा में यूज करेगा। और ऐसा बहुत टाइम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके लिए गांधी जी एक तर्क देते हैं। गांधी जी का कहना है, चूंकि गांधी जी पर जैन दर्शन का भी प्रभाव था और अद्वैतवाद का प्रभाव था, तो अद्वैतवाद से ही यह चीजें निकल के आई हैं, जिसमें कहा गया है ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कहा था। तो गांधी जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, हर एक इंसान में आत्मान रूप ईश्वरीय गुण होते हैं। जो ईश्वरीय गुण होते हैं वह सभी व्यक्ति में होता है। पूंजीपति भी इसका अपवाद नहीं है, उसमें भी यह ईश्वरीय गुण होते हैं, और बस केवल उसको इस भावनात्मक दिशा में परिवर्तित किया जाए। और इसके लिए क्या है, असहयोग और सत्याग्रह, अहिंसक प्रयोग। और इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, अगर पूंजीपति अपने अतिरिक्त संपत्ति का प्रयोग सामाजिक कार्य में करता, गांधी जी यहां पे देखिए बड़ा टेक्निकल पॉइंट बोल रहे हैं, अगर पूंजीपति अपने अतिरिक्त संपत्ति का प्रयोग समाज के गरीब लोगों के लिए करता है तो यह कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, यह कोई दया का भाव नहीं है, बल्कि क्या है, यह इसके नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है, अर्थात मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहीं पे एक वर्ड निकल के आता है सोसाइटल मार्केटिंग, और यहीं पे एक वर्ड निकल के आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब चीजें जो है यह गांधी दर्शन से प्रभावित हैं। कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े व्यावसायिक घराने हैं उसकी सामाजिक जिम्मेदारी, वह दया भाव नहीं है, वह क्या है, उसकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है।
तो इस सेंस में गांधी जी के इस दर्शन को आप देख सकते हैं। फिर गांधी जी इंडस्ट्री के संबंध में जो औद्योगिकरण हो तो उसको लेकर के क्या करते हैं, गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग पर गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी बड़े उद्योग के विरोधी थे जो कि संभव नहीं है, लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। हालांकि इस लघु एवं कुटीर उद्योग की वर्तमान प्रासंगिकता अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गांधी जो व्यापक मशीनीकरण, बड़े बड़े इंडस्ट्री के विरोधी क्यों थे और लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक क्यों थे, इसके पॉइंट्स को अगर जानेंगे तो आप देखेंगे जब बड़े बड़े मशीनीकरण होंगे, व्यापक मशीनीकरण होगा तो अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, और जब अधिक उत्पादन होगा तो खपत के लिए बाजार चाहिए। और चूंकि उस समय जो कॉलोनियल सिस्टम था, साम्राज्यवादी नीति थी ब्रिटिश सरकार की, में इस तरह की बातें थी जो भारत से कच्चा माल ले जाना और भारत में बने हुए उत्पाद को क्या करना, बेचना, अर्थात भारत को एक बाजार के रूप में यूज करना। तो इसी दृष्टिकोण से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी उस परिवेश को देखते हुए बड़े मशीनीकरण का विरोधी थे, क्योंकि यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फिर व्यापक मशीनीकरण क्या करता है, बृहद उत्पादन, जिससे सेंट्रलाइज संसाधन का केंद्रीयकरण होता है, और गांधी जी विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति होगी, और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति होगी तो समाज के कुछ वर्ग अमीर हो जाएंगे, कुछ वर्ग गरीब रह जाएंगे, जिससे समाज में विद्वेष की भावना, शोषण में वृद्धि। गांधी जी इसके प्रबल विरोधी थे। फिर तीसरा, व्यापक मशीनीकरण होगा, श्रम की महत्ता घटेगी क्योंकि सारे काम मशीन कर ले जाएंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कारण से भी गांधी जी व्यापक मशीनीकरण के विरोधी थे। व्यापक मशीनीकरण के विरोधी गांधी जी नैतिक आधार पे भी थे। कैसे? मशीन के साथ काम करते करते मनुष्य भी संवेदन विहीन हो जाएगा, मनुष्य भी मशीन जैसा बिहेव करेगा, उसके मानवीय गुण समाप्त हो जाएंगे और वह यंत्रवत व्यवहार करेगा, जिससे नैतिकता एवं आध्यात्मिक कार्यों में क्या होगी, बाधा होगी। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण गांधी जी बड़े मशीन के विरोधी थे और छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। अब आइए देखते हैं, गांधी जी इस उत्पादन के पक्षधर थे जो विकेंद्रीकरण पर आधारित हो, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित हो। अब यहां पे मार्क्स और नेहरू से अलग था इनका। कार्ल मार्क्स भी और नेहरू भी समाज की आवश्यकता हेतु व्यापक मशीनीकरण के पक्षधर थे, यह गांधी जी कहते हैं। फिर गांधी कहते हैं हमें अपनी आवश्यकता को कम कर देनी चाहिए, तृष्णा पर नियंत्रण रखनी चाहिए। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय अवनयन और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से जुड़ा हुआ गांधी जी का विचार है। अगर हम अपनी आवश्यकता कम कर देंगे, इतने से ही जिससे हमारा जीवन चले, केवल उतना ही हम प्रयोग करें, तो प्रकृति का उतना ही उपयोग होगा जितना वह प्रकृति अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। तो इस संदर्भ में गांधी जी की प्रासंगिकता, प्रकृति आवश्यकता को पूरी कर सकती है लेकिन लालच को पूरी नहीं कर सकती है, और लालच के कारण ही जो अभी ग्लोबल लेवल पे पर्यावरणीय समस्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, वह क्रिएट हुआ है। तो गांधी जी की प्रासंगिकता इस स्टेटमेंट से भी झलकती है कि प्रकृति हमारे, नेचर हमारे आवश्यकता को पूरी कर सकती है लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकती है, और इसी लालच का परिणाम है पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का होना। तो इस प्रकार से गांधी जी के इस आर्थिक विचार को, इस इकोनॉमिकल कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हैं, चीजों को वर्तमान प्रासंगिकता से और भारत सरकार के नीति से जोड़ करके भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे में इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं, और ऐसे बेस्ट यह टॉपिक ही है। तो गांधीयन दर्शन का यह दूसरा पार्ट है। तीसरे वीडियो में हम लोग गांधी दर्शन के सामाजिक विचार क्या थे और उसके सांस्कृतिक और धार्मिक विचार क्या थे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।